आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात दहम के तलबा व तालिबात को उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतरीन सेहत के साथ होंगे। उर्दू ऑनलाइन क्लास में आज हमारा 13वां लेक्चर है और आज जिस मुसन्निफ के बारे में हम पढ़ेंगे उनका नाम है शफ़ी अकील। शफ़ी अकील एक सहाफ़ी, एक अदीब, एक शायर, लेकिन उर्दू अदब के हवाले से उनका नाम इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों से मुख्तलिफ़ अदब उठाकर उसका तर्जुमे किए उर्दू अदब के लिए और उर्दू अदब का दामन जो है वो वसी किया। शफ़ी अकील का तारुफ स्टार्ट करते हैं जी। आपकी किताब के पेज नंबर 69 पर ये मौजूद है। शफ़ी अकील पैदा हुई 1930 में 1930 और वफ़ात हुई है 2013 शफ़ी अकील लाहौर के करीब वाक़या एक गाँव कीना में पैदा हुए। वो एक मारूफ सहाफ़ी, अदीब और शायर थे। नासाजगार हालात की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके। मुलाजमत के साथ अदीब फाजिल और मुंशी फाजिल के इम्तिहान पास किए। 20 साल की उम्र में लाहौर से कराची गए और मजीद लाहौरी के रिसाले नमकदान से वाबस्ता रहे। बाद अज़ा अखबार जहां और रोजनामा जंग से मुंसलिक हो गए। इनका असलूब सादा और सलीस है। इनके तराजुम ऐसे हैं कि इन पर कबाजाद होने का गुमान होता है, यानी अगरचे उन्होंने दूसरे ज़बानों से लेकर तर्जुमे किए हैं उर्दू अदब में, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये उन्होंने खुद लिखे हैं। इनका ज़्यादातर काम लोक दास्तानों पर मुश्तमिल है। उन्होंने लोक कहानियों के तराजुम भी किए। मुख्तलिफ लोक दास्तानों को उर्दू में मुंतकिल करके उन्होंने एक बड़ी सकाफती और इल्मी और अदबी खिदमत अंजाम दी है। इनकी तसानीफ व तालीफ़ात में पंजाब की लोक कहानियाँ, पंजाबी लोक दास्तानें, चीनी लोक कहानियाँ, जापानी लोक कहानियाँ, ईरानी लोक कहानियाँ, पेरिस फिर पेरिस है, मजीद लाहौरी, अदबी मुकालमे और हमारी मंजिल, गाजी या शहीद शामिल हैं। इनकी एक तसनीफ पंजाब रंग पर इन्हें राइटर्स गिल्ड की तरफ से इनाम भी मिला। आप कराची में मुकीम और बतौर सहाफ़ी रोजनामा जंग से वाबस्ता थे। कराची में ही इनका इंतकाल हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास इनकी तसनीफ है वो है जी एक लोक कहानी जिसका नाम है चुगलखोर। इसमें एक चुगलखोर की कहानी बताई गई है कि किस तरह उसकी ये बुराई जो है, उसकी चुगली खाने की जो आदत है वो उसको क्या नुकसान पहुंचाती है और फिर दूसरे लोग उससे किस तरह मुतासिर होते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है कि लोक कहानी होती क्या है। थोड़ा सा लोक कहानी का तारुफ देख लेते हैं, उसके बाद इस कहानी को शुरू करेंगे। इस सबक में चुगलखोर की बयानात झूठ के जेल में आते हैं और ये चुगलखोरी की बजाय फितना परवरी ज्यादा है। ये एक लोक कहानी है। ये लोक कहानियां या दास्तानें किसी माशरे, तहजीब और जबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियां सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके जरिए से मोहब्बत, ईसार, खुलूस, मुरव्वत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसे सिफात माशरे में परवान चढ़ती हैं और नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। इन कहानियों का ज़रूर कोई ना कोई मकसद होता है और कोई ना कोई अच्छा सबक जो है वो इनमें मौजूद होता है। और ये कहानियाँ जो है ये बाकायदा लिखी नहीं जाती, बल्कि रिवायत चली चली आ रही होती है। दादी दादियाँ जो हैं बच्चों को सुनाते हैं, फिर वो अपने नवासी बच्चों को सुनाते हैं। यानी ये इस तरह मुंतकिल होती है। ये पता नहीं होता कि इसको लिखने वाला कौन है। बाज़ औक़ात ये जो है हकीकी भी होती हैं, बाज़ औक़ात ये दास्तानें होती हैं, बना ली जाती हैं। लेकिन इनमें जो सबसे खूबसूरत बात होती है वो ये होती है कि ये नई नस्ल में खुलूस, मोहब्बत, इत्तेहाद और दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात जो है वो पैदा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। चले जी इस कहानी को शुरू करते हैं। अगले वक्तों की बात है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना इसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका। इसने बारहा बहुत दफा इस बात का इरादा किया कि अब वो किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, लेकिन एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा। लेकिन हर बार वो इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था और इसी आदत की वजह से इसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। हाथ धोना जो है मुहावरा, इसका मतलब है जिसकी मुलाजमत भी खत्म हो गई।
चुनाचे वो बेकार था। इसने दूसरी मुलाजमत की बेहतरीन कोशिश की मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तक वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके इसका सारा सरमाया खत्म हो गया तो वो बहुत परेशान हुआ। इसने नौकरी और मजदूरी के लिए सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों तक की नौबत ना आ जाए। मगर मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की खाक छानी। दर दर की खाक छानना भी जो है मुहावरा है, यानी जगह जगह जाकर उसने जो है अपने लिए मुलाजमत तलाश की। एक एक के पास गया मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से इसे कोई अपने पास मुलाजिम रखने के लिए तैयार ना था। जाहिर बात है, सब इससे वाकिफ थे कि चुगलखोर है, गलत बात जो है वो करता है, एक से दूसरे की चुगली खाता है। इसलिए लोग जो है उस पर एतमाद नहीं करते थे और कोई भी उसको मुलाजिमत नहीं दे रहा था। मगर एक एक के पास गया मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से इसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। गांव के तमाम लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ थे और इसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए इसे कोई भी मुंह ना लगाता था। आखिर जब मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई में फाकों तक आज आ पहुंची तो उसने दिल में सोचा कि इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। यानी जब वाकई में उसका जो सारा जो उसकी जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई और इसके पास अब खाने को भी कुछ बाकी ना रहा और उसे फाके करने पड़े, तो उसने सोचा कि चले जी किसी और गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए और कहीं किसी दूसरे गांव में नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। चुनाचे उसने थोड़ा बहुत जरूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफर पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मजदूरी करे। चलते चलाते वो एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव इसके लिए नया था और इसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए इसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख ले। किसान ने इसे दरियाफ्त किया, तुम क्या काम कर सकते हो? चौगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात है कि वो किसान भी अकेला था और खेतों के काम काज में इसका हाथ बटाने वाला कोई नहीं था, यानी इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे एक मुलाजिम की जरूरत भी थी, इसलिए इसने सोचा चलो इसी ही मुलाजिम रख लेता हूँ, ये भी जरूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। यही सोचकर इसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा। हैरान हुआ, ताज्जुब हुआ, बहुत हैरत हुई इसको, भला ये क्यों कर हो सकता है? इसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाजत, बस यही मेरी तनख्वाह होगी। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाजत? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दे कि मैं 6 माह के बाद आपकी एक चुगली खा लिया करूं। चुगलखोर की यह बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े पर में क्या बुरा है। फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा, आमादा करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, खुद जैसे अपने आप को मनाना, खुद जो है अपने आप को किसी चीज के लिए तैयार करना। 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है, ये किसी से मेरी चुगली का खा कर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास कौन से राज है जो जाहिर हो जाएंगे? अच्छा जी, वो राजी तो हो जाता है और यही उसकी किसान की गलती होती है, जब उसे बाद में इसका एहसास होता है। उसने तो ये सोचा था कि मेरी चुगली खाकर मेरा क्या नुकसान कर लेगा, लेकिन आगे चलकर इसको पता चलता है कि वाकई में इसकी चुगली से उसको कितना नुकसान होता है। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। चुनाचे शुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में रहता भी था। रोजाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही करता और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता था। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई थी कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाजत मांगी थी और इसने चुगली खाने की इजाजत दे भी दी थी। किसान इस अरसे में ये तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे, गुजर गए थे, और अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुए था
किए हुए था, मगर अब मुआहदे की मुद्दत खत्म होने पर इसे अपने आप पर काबू पाना और इसके बस में नहीं था। चुनाचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो इसने सोचा, अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली खाए जरूर खाऊंगा, और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। यानी बेचारा जो है वो 6 महीने से बर्दाश्त कर रहा था इस अपनी आदत पे, उसने जो है वो जबरन कंट्रोल किया हुआ था। और अब जब उसको 6 महीने हो गए तो उसकी आदत ही जुड़ गई, तो उसने सोचा कि अब वो किसान की चुगली जरूर खाएगा। एक रोज किसान जब हिस्मे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में इसकी बीवी अकेली थी, ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, जरूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है। ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई खास बात जरूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो जरूर कहो, वो क्या बात है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान किसान कोड़ी हो गया है। उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपा रखी है। कोड़ी हो गया है? किसान की बीवी ने चौंक कर कहा, ये एक बीमारी होती है, कूड़ कूड़ का मर्ज इसको कहते हैं, और इसमें कूड़ के मर्ज में जो है वो जिस्म में नमकियात की ज्यादती हो जाती है। ठीक है जी, यानी जिस्म में जो है अंदर ऐसी तब्दीली आ जाती है कि जो नमकियात है वो जज्ब नहीं होती, और इंसान का जिस्म जो है वो नमकीन हो जाता है। नमक यानी हम कह सकते हैं कि उसकी जिस्म जो है वो जज्ब नहीं कर पा रहा होता है, तो इसका सारा जिस्म जो है वो नमकीन हो जाता है, और ये बड़ी खराब बीमारी होती है। पहले जमाने में बहुत होती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काबू पा लिया गया। अच्छा जी, पूरी हो गया है, किसान की बीवी ने चौंक कर कहा। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये बात उसके लिए जिस कदर नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। इसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। लिहाजा इसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊं। चुगलखोर झट से बोला, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कूड़ी हो जाता है उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कूड़ी हो गया है या नहीं, तो किसान के जिस्म को जबान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर की झूठ का सच के सच और झूठ सच का भी पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर जरूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहां किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल उन दोनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और इससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने को दौड़ती है। अब ये चुगली लगा रहा है ना, झूठ बोल रहा है, इससे एक तरह से बात हो रही है। उसकी बीवी को दूसरा बता रहा है, बदगुमान कर रहा है। किसान सारा काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसी किसी किस्म का कोई झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चौधपुर ने जब किसान को इस तरह से शुपन में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। शुपन में मुब्तला हो जाना, तजब्जुब का कश्मकश में शिकार हो जाना, तजब्जुब का शिकार हो जाना, हाँ ना में फंस जाना, जिसे वो फैसला नहीं कर पा रहे होते हाँ ना का, उसको कहते हैं शशुपन में मुब्तला होना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों में ही रहना है, कल जब खाना लेकर आएगी तो देख लूंगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान इसकी बातों में आ गया है तो वहां से चला आया और किसान के सालों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने इनसे कहा, तुम लोग यहाँ बड़े मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी तुम्हारी बहन को रोज मार मार कर अधमुआ कर देता है।
अधमुआ कर देता है। अधमुआ का मतलब है आधा मरा हुआ, यानी उसको इतना, जैसे हम कहते हैं ना बेदम हो जाना, इतना मारना कि मौत के करीब हो जाए इंसान जो है, मरा हुआ भी ना हो लेकिन मौत के आधा मरा हुआ, यानी वैसे तो लफ्जी मायने इसके ये हो गया, लेकिन इसका यहाँ मतलब बेहाल हो जाना। वो इसे इस जालिमाना, अच्छा, कि मार मार कर अधमुआ कर देता है, वो इसे इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना इसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, खेतों में सबके सामने इसकी बेइज्जती करता है, लेकिन हम तुम्हारी बात का कैसा यकीन कर ले। इस पर चुगलखोर झट से बोला, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ, तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी, इस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान इसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से से तिलमिलाने लगे, यानी बेचैन हो गए, और उनको बड़ा गुस्सा आया, गुस्से में जो है वो लाल पीले हो गए। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा, कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया और इनसे जाकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने इससे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ, तो ये तुम क्या कह रही हो, हम किसकी मदद नहीं करते। इस पर चुगलखोर ने रूहांसा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, रोनी सूरत बनाकर, ठीक है जी, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है, इसके साले हर चौथे रोज आकर इसे जदुकूब करते इसे मारते पीटते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं, तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले से मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा, कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने काम काज में वो इस तरह आकर मसरूफ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं हुई कि कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई, तो किसान खनकियों से इसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से इसकी हरकत का जायजा ले रहा था, क्योंकि पहले ही उसने बता दिया था चुगलखोर ने कि वो पागल हो गई है। तो वो उसकी हर हरकत पे उसने नजर रखी हुई थी कि मैं देखूं कि क्या वाकई में वो कोई ऐसी हरकत करती है जिससे मुझे लगे कि वो पागल है। तो वो मतलब उसको छुपके छुपके जो है वो देख रहा था, क्योंकि इसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए, इसलिए वो उसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उस जबान लगाकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका और रोटियों की चंगीरी जमीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर इसकी बीवी भी रोटियों की चंगीरी आगे बढ़ाने के बहाने कदरे आगे सिरक आई, और फिर जूं ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया, इसने झपट कर इसकी कलाई पकड़ी और इसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो इसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई इसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। इधर इसकी बीवी ने जब देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा, तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई में कोड़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा न ताओ पाँव से जूता उतारा और वही बीवी की टुकाई शुरू कर दी, यानी उसको मारना शुरू कर दिया। जो ही इसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले
باہر نکل آئے. واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا. ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی. بھلا پھر وہ کیوں یقین نہ کرتے. وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے. آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو. ان کے آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا. واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی. انہوں نے جواب میں کسان کے سالوٹ کو للکارا. آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو. اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر بل پڑے. وہ سر پٹول ہوئی، وہ لاٹیاں چلی. سر پٹول کہتے ہیں لڑائی کو، ٹھیک ہے، یعنی ان کے درمیان پھر وہ لڑائی ہوئی، وہ لاٹیاں چلی کہ سب خون میں نہا گئے. یہ بھی محاورہ ہے خون میں نہانا، یعنی خونوں خون ہو گئے. آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا. پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے. اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی تھی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا. اس طرح جب یہ سب اپنی بات بتا چکے تو پتا چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے. وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا. اس کو پتا چل چکا تھا کہ اس کی جو ہے چغلی سے، اس کی شکایت لگانے سے، ایک دوسرے کو بات بتانے سے مطلب اس کا مسئلہ جو ہے، اس کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے. اس لیے وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا. کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہیں چلا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے. دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے. پنجابی لوک داستان سے یہ داستان، یہ کہانی جو ہے وہ لی گئی ہے. اس کا یعنی پنجابی زبان میں جو ہے یہ داستان موجود تھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے شفیع عقیل نے. چلے جی الحمدللہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. مشق کر لیتے ہیں. سوالات کے جوابات ہیں جی. کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ کسان نے دو شرائط ملازم رکھا تھا. ایک یہ کہ وہ اسے کھانے پینے کو دے گا، رہنے کی جگہ دے گا، اور دوسرا کہ وہ 6 ماہ کے بعد کسان کی ایک چوڑی کھائے گا. یہ دو شرائط تھی جن پر اس نے ملازم رکھا تھا. چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ کسان کی بیوی سے اس نے کہا تھا کہ کسان کوڑی ہو گیا اور اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا تو تم اس کا جسم چاٹ کر دیکھ لو، کیونکہ اس کا جسم نمکین ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں یقین آ جائے گا. اگلا سوال، ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ یہ بھی ہم نے آخر میں ہی کہ ہر چغل خور یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کسان اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ پہلے ہی پیرا میں ہے. تو اسے نوکری سے نکال دیا گیا، فاقوں تک نوبت آئی اور ملازمت اس کی ختم ہو گئی اور گاؤں میں کوئی اسے دوسری ملازمت نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اسے جو ہے اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑا. اگلا سوال جی، لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجیے. یہ آپ کی اس کہانی کی شروع کے جو تعارف دیا ہوا ہے وہ لکھ لینا ہے آپ نے. پھر درست جواب کا انتخاب کریں. سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جی پہلا جو آپشن ہے پنجابی لوک داستانیں، یہاں سے لیا گیا ہے. ماخوذ کا مطلب ہے اخذ کرنا، لینا، ٹھیک ہے جی. پھر اگلا، چغل خور کہاں رہتا تھا؟ چغل خور گاؤں میں رہتا تھا. آپشن 1 اس کا آنسر ہے. اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ چغل خور پہنچا دوسرے گاؤں میں. آپشن 1 جو ہے اس کا آنسر ہے. چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ چغل خور جو ہے کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا. آپشن 4 جو ہے یعنی چوتھا آپشن جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے. چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ آپشن 1 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی. چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین. نمبر 1 اس کا آپشن.
चुगल खोर इसलिए नहीं मानता कि वो चुगल खोर है कि नंबर 3 जो है ऑप्शन इसका दुरुस्त है कि इंसान के भाइयों और सालों से डरता है। चुगलखोर को चुगलखोर कहे तो वो नाराज हो जाता है। नंबर 3 ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अच्छा जी, सवाल अगला आपका दुरुस्त और सही है, दुरुस्त और गलत का निशान लगाएं। चुगलखोर खेती बाड़ी का काम जानता था, दुरुस्त। चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि किसान का जिस्म नमकीन हो गया है, दुरुस्त। चुगलखोर ने किसान से कहा तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, दुरुस्त। किसान के सालों ने चुगलखोर की चुगली को झूठ जाना, गलत। जब चुगलखोर की असलियत खुल गई तो सब इसकी तलाश में निकल कर खड़े हुए, दुरुस्त। अच्छा जी, इसके बाद भी इसमें से इंतखाब करके खाली जगह पुर करना है। चुगली खाना चुगलखोर की आदत होती है। चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि वो कोड़ी हो गया है, ये दरमियान में लफ्ज। चुगलखोर ने किसान से डैश के बाद एक चुगली खाने 6 माह के बाद एक चुगली खाने की इजाजत मांगी। अगला है जी, चुगलखोर को चुगलखोर कहा जाए तो वो नाराज हो जाता है, ये तीसरा ऑप्शन। फिर जी, चुगलखोर की चुगलखोरी का नतीजा सर पठोल की सूरत में निकला है, लड़ाई झगड़े की सूरत में। अच्छा जी, अगला सवाल आपका है कि लोक कहानी का खुलासा लिखे। खुलासा आप लोगों के पैटर्न में शामिल नहीं होता। फिर जी, मंदरजिल मुहावरात को अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये आपके सारे मायने आपको मैंने बता दिए और आपने इनको जुमले बनाने हैं। अगला ग्रामर का पोर्शन है हमारे पास, जुमला मोतरिज़ा। जुमला मोतरिज़ा क्या होता है? जुमला मोतरिज़ा ऐसा लफ्ज या जुमला होता है जो वजाहत या तंज के लिए लिखा या बोला जाता है। इसके होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इसके ना होने से बात में यकगुना तशनगी का एहसास होता है। चंद जुमले यानी इसमें अच्छा जी, किसी भी जुमले के दौरान कोई कुछ अल्फाज या कुछ एक जुमला ऐसा लिख दिया जाता है जो कौसैन में यानी ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, और वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि उस बात की वजाहत हो सके, किसी भी चीज के बारे में, या तो उसकी वजाहत बता रहे होते हैं या उसका तारुफ हम कह सकते हैं कि वो बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अगर ना भी लिखा जाए कौसैन में ये जुमला या ये जुमला मुतारिजा जो है वो इस्तेमाल ना भी किया जाए, बात समझ में आ जाती है। लेकिन बाज औक़ात ऐसा होता है कि बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होती। ठीक है जी, लगता है कि कुछ चीज़ जो है वो यदि अगर हम कहें कि उसके बाद एक और सवाल ज़हन में उठता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि जब जुमले के दौरान एक ऐसा लफ्ज़ आता है जिसके बारे में हमारे ज़हन में फ़ौरन एक सवाल उठता है कि इसके बाद हम ये पूछेंगे कि ये चीज़ है क्या? तो उसको पहले से बता देना या उसको कौसैन में लिख लेना, ये जुमला मुतारिज़ा होता है। जैसे यहाँ पे है गुबार खातिर। गुबार खातिर तारुफ क्या है उसका कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है, का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है। अब अगर आप ये देखें, ये ब्रैकेट वाला अगर आप हटा दें, गुबार खातिर का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है, अगर ये जुमला इस तरह होता तो जहन में खुद ब खुद सवाल आता कि आखिर गुबार खातिर है क्या। लेकिन पहले से ही इसको जुमले में वजाहत के तौर पर इसको बता दिया गया है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ है। इसी तरह बिलाल, जो कि प्रोफेसर फारूक का बेटा, जुमात में अव्वल आया है। अगर यहाँ बात होती है बिलाल जुमात में अव्वल आया है तो बात ज़हन में सवाल उठता कि मतलब बिलाल कौन है, लेकिन वो पहले से ही वाज़ेह कर दिया गया है, वजाहत कर दी गई है कि वो बिलाल जो प्रोफेसर फारूक का बेटा है वो जमात में अव्वल आया है। तो जो जुमला मुतारिज़ा जो है इसकी अगर तारीफ ना भी की, इसका अगर लिखा ना भी जाए तो बात जो है वो समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में एक खालीपन जो है वो रहता है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ, मश्क भी हो गई है। आपने सवालात के जवाबात करने हैं, जुमले लिखने हैं और जुमला मुतारिज़ा को जो है याद रखना है। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।